Hello everyone. In this session, I'm going to deal with balance of payments. So, balance of payment is very important in the context of international economy and understanding your own economy in the context of foreign trade and all that, and how these phenomena are working and what is the mechanism behind that, and how balance of payment and understanding of balance of payment will give a very much of fine tuning to your investment activity as well. So let's start. Balance of payments. So the balance of payments, as we studied in our school days, or even we have heard a lot of talk about balance of payment in news also, that balance of payment, it is a sum total of total capital inflows towards our economy and total capital outflows towards economy. So balance of payment is basically what it is. In a light manner we can say it is a balance sheet of your economy, balance sheet of your country. मतलब कि आपकी कंट्री में कितना कैपिटल इनफ्लोज हुआ और टोटल कितना कैपिटल आउटफ्लो हुआ. कैपिटल इनफ्लोज एंड कैपिटल एक कैरेक्टर से बना दो आउटफ्लो. तो कितना कैपिटल आपकी कंट्री में आया और कितना कैपिटल आपकी कंट्री से बाहर गया, है ना. तो कैपिटल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में थ्री कंपोनेंट्स: कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व्स. Official reserves, or popularly it is called forex reserves or foreign reserves. Okay, again in forex reserves we have a component of like SDR, foreign currency gold, and sometimes gold reserves also, reserve tranche we can say. फॉरेक्स रिजर्व्स में जो कंपोनेंट हो गए हमारे वो हो गए SDR, IMF's currency, it is called special drawing rights, FCA, foreign currency, gold reserves and reserve tranche. Sometimes this forex reserves is reserves by made by your monetary authorities. Indian context it is a Reserve Bank of India. उसमें कहीं कहीं गोल्ड रिजर्व्स को लोग कंसीडर नहीं करते, इसको सेपरेटली रखा जाता है. लेकिन फॉरेक्स रिजर्व्स में खैर कलेक्टिवली ये कंपोनेंट आपके आते हैं. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन कंपोनेंट कौन से हो गए: कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व्स और फॉरेक्स रिजर्व. सो BOP is equal to capital account plus current account plus official reserves और फॉरेक्स रिजर्व. ये तीन कंपोनेंट हो गए आपके. ओके, so total capital inflows and capital outflows towards our economy is called your balance of payments. So capital account means all the FDIs, FIIs, ADR, ZDR, American Depository Receipt, Global Depository Receipt. So FDI and FIIs invested in your इकोनॉमी. सो इनफ्लोज में ये कैपिटल अकाउंट की ये कंपोनेंट हो गए FDI बाई. करेंट अकाउंट में एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट.
अब इसमें आप देखें कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये डिस्कस किया, और जितने वीडियोस हैं वो काफ़ी इंटरकनेक्टेड हैं। तो जब भी कोई इशू आए कि जब मैं कोट करूँ कि प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी मेंशन टू यू, सो प्लीज़ इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू काइंडली गो थ्रू दैट एंड फर्स्ट रजिस्टर माय अपोलॉजी कि प्रीवियस वीडियोस में ईयरफोन काइंडली आप यूज़ करके और वो सुने, क्योंकि उसमें कुछ वॉइस का प्रॉब्लम है। आफ्टर आई मीन अपकमिंग वीडियोस इसका ख्याल रखा जाएगा और कुछ और टेक्निकल उसमें इनपुट में टेक्निकल अपग्रेडेशन इट मे गॉट। हाँ, तो FDI फाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड ऑफिशियल रिसर्च। सो व्हाट इज BOP क्राइसिस? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जो 1991 में हम लोग सुने हैं कि इंडिया में BOP क्राइसिस हो गया था और IMF से हम लोगों को मदद लेने की जरूरत पड़ गई थी। तो व्हेन योर करेंट अकाउंट मीन्स कि आपके यहाँ अगर इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट अगर कम हो रहा है, तो ये फैक्टर निगेटिव हो जाएगा। व्हेन योर current account deficit is not offsetted by capital account or even your reserves, then it is a case of a BOP crisis. जब आपका ये कंपोनेंट जो है करंट अकाउंट कंपोनेंट, ये जब आपका डेफिसिट, जब कैपिटल अकाउंट और आपके रिजर्व्स जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, इवन गोल्ड रिजर्व्स, करेंसी रिजर्व्स, जब ये उसको नहीं मीट आउट कर पाए, तो ये केस होता है कि आपकी इकोनॉमी में साहब BOP क्राइसिस हो गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया है। अब आइए कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। 1991 का सिचुएशन क्या था? इन 1991 व्हाट हैपेंड कि आपका ये जैसे कि उस समय हमारा फॉरेक्स रिजर्व था $5.8 बिलियन। अभी मैं स्टैटिस्टिक्स पर भी आ रहा हूँ। तो ये था, तो आपका जो करंट अकाउंट जो डेफिसिट था उसको हम लोग अपने रिजर्व से भी मीट आउट नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए, और जब भी BOP क्राइसिस होगी, देयर इज एन इंस्टीट्यूशन नेम्ड आफ्टर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आपको फिनांस करता है। IMF केवल BOP क्राइसिस के ही टाइम पे फिनांस करेगा। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब देखिए इन 1991 व्हाट हैपेंड। $5.8 billion our forex reserves were $5.8 billion. Right now on 27th of August 2021 का मैं डेटा दे रहा हूँ आपको, our forex reserves is somewhere around this one, $633 billion. In one of my video, I mentioned to you that I won't be surprised to see even our GDP will register a double-digit growth, and it will sustain on that. Yes, in previous year in December, in that quarter, we registered minus 23.9% growth. But if you just see in last, a couple of weeks back, we have registered 20% GDP growth and very much. $633 billion and $5.8 billion. So 1991 से 2021, it took 30 years. Only 3 decades. Don't see 30 years. 30 साल कोई बहुत बड़ा जो है वो कोई दौर नहीं होता है कंट्री और इकोनॉमी के फॉर्मेशन के लिए या फिर उसके लिए। 30 साल जो है ये, जब देखिए कंपनी की बात कर रहे हैं तो जो लॉन्ग टर्म हम लोग बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म काफ़ी वो एक सब्जेक्टिव इशू हो जाता है कि लॉन्ग टर्म, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म। कुछ लोगों के लिए 2 घंटा भी लॉन्ग टर्म है, कुछ लोगों के लिए भाई 20 साल भी शॉर्ट टर्म है। लेकिन एक कॉमन पैरेलेंस में ऐसा माना जाता है कि मोर देन 12 मंथ वो लॉन्ग टर्म है। लेकिन जब हम इकोनॉमी एज ए होल बात कर रहे हैं तो ये केवल 30 साल पोस्ट 1991। बिकॉज वाई 1991? 1991 में इंडिया ओपनड इट्स इकोनॉमी फॉर ट्रेड। तो 1991 से लेकर 2021 अगस्त, ओनली 30 years, एंड वी हैव आवर रिजर्व्स फॉर $5.8 बिलियन से $633 बिलियन. So how much we have registered?
इससे मोर देन 100 टाइम्स, मोर देन 100 टाइम्स। तो ये हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स का भी ये पोजीशन है, एक्सपोर्ट एंड नीडलेस टू से ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि लास्ट ईयर वर्ल्ड जो है पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन था और वी हैव सीन सो मच ऑफ लाइक कोविड। अगर अप्रैल 2020 की मैं बात करूं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के हिस्ट्री में, स्पेशली मैं इस इंडस्ट्री का के बारे में मेंशन करना चाहता हूँ, नॉट अ सिंगल व्हीकल वाज सोल्ड इन अप्रैल 2020। बैंकिंग इंडस्ट्री वही, कोई इंडस्ट्री इकोनॉमी एक्टिविटी हो ही नहीं देते। इसके बाद वी हैव बाउंस्ड बैक एंड राइट नाउ दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ 27 अगस्त 2021, $633 बिलियन, ये हमारा फॉरेन रिजर्व्स है। और आपको एक और चीज़ जान के आश्चर्य होगा कि आपका इकोनॉमी में, और ख़ासकर अगर स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट की बात मैं करूँ तो कैपिटल मार्केट में आपका निफ्टी जो है वो लाइफ टाइम हाईएस्ट है, सेंसेक्स इज़ लाइफ टाइम हाईएस्ट। And again, I would like to quote in each and every session, I would like to quote this statement, this particular statement of Mr. Warren Buffett, कि उनसे जब ये कहा गया कि इन्वेस्टमेंट या फिर इकोनॉमी की दुनिया में, मैक्रो इकोनॉमी, इससे बेहतर आंसर कुछ हो ही नहीं सकता है। जब लोगों ने ये पूछा कि हाउ डू यू सी दैट अमेरिकन इकोनॉमी विल 5 year or 10 year down the line will say, his answer was that no matter what happens, the next generation will lead always a better life. That's what यही चीज़ है। कुछ भी हो जाए, कोविड आ जाए, कोविड चला जाए, लेकिन हम लोग जो ग्रोथ ही होता है, इकोनॉमी जो है वो ग्रो ही करेगी। एंड in my previous video also I have mentioned to you that in 2020 and 2030, in 10 years down the line, developing economy like India, we will be registering definitely in 2024. There is no doubt in, I mean, any ounce of doubt, there is no ounce of doubt that we will be crossing 5 trillion economy। 3 trillion तो हम लोगों ने अप्रैल में ही, आप अगर देखें जो मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टेबिलिटी वी हैव सीन इन आवर इन गवर्नेंस सेक्टर। सो एक वो पॉलिटिकल एंगल था, एक गवर्नमेंट का भी एक एंगल था इस एनालिसिस को। जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, व्हेन वी डू फंडामेंटल एनालिसिस, वी हैव टू सी इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो ये हम लोग 1991 से 3 डिकेड में हम लोग $63 बिलियन। तो ये पीओपी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? तो कैपिटल इनफ्लोज और आउटफ्लोज, अब इस इकोनॉमिक फैक्टर को, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हम लोग स्कूल्स में 11th या 12th में जब हम लोग पढ़ाते हैं, या फिर आगे फर्दर जो इकोनॉमिक्स, फिनेंशियल इकोनॉमिक्स, या फिर जो लोग रिसर्च करते हैं, तो अब देखिए कि एक फेनोमेनन आप लोग देख रहे होंगे इधर कैपिटल मार्केट में कि FIIs was selling, FIIs जो है अपने स्टॉक को बेच रहे हैं, बेच के और वो दूसरे अपनी कंट्री में, लेकिन एट द सेम टाइम उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि DIIs उस वैक्यूम को पूरा कर दे रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एंड डेफिनेटली दिस आई मीन द स्लोगन ऑफ दिस आत्मनिर्भरता एंड सेल्फ रिलियंट, लाइक आत्मनिर्भर भारत, तो इकोनॉमिकली वी हैव टू। और अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, या सर्विसेज इंडस्ट्री, या इवन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो आप देखिए कि हमारा इंडिया जो है वो GDP ग्रोथ हम तो रजिस्टर कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए पर कैपिटा इनकम, ये इंडिकेटर, इससे जब हम लोग देखेंगे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग क्लियर पिक्चर नहीं हम लोग को मिलेगा। ये ठीक है कि पर कैपिटा रियल इनकम, एक्चुअली आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज फ्रॉम कपल ऑफ व्यूवर्स दैट दे सजेस्टेड मी कि GDP ग्रोथ से डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट को भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। डेफिनेटली आई विल बी डूइंग per capita real income, yes, that is the nice indicator, but again at the same time we have to understand about our Indian, I mean, demography and Indian diaspora also, कि हमारा पॉपुलेशन और हमारी जर्नी जो है वो 30 साल की ही है। तो आप ये देखें कि 30 साल में हमने जो है ये 633 बिलियन रिजर्व्स को पाया। हम 1947 को अगर ये बेस माने, तो
ये सही जो इंडिकेटर और ये कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं हो पाएगा। When we opened our economy 1991 और 8 years जो है 1999 तक, we didn't get such kind of a political stability, as I have already mentioned in my previous videos also. So 1999 to 2021 is 22 years, and we have got a stable, I mean a kind of stability we have seen in our governance. So no matter what happens, the next generation will lead always a better life. तो $633 billion का हम लोगों का ये रिजर्व्स है बीओपी। अब इसको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में हम लोग कैसे इस्तेमाल करें, ये फंडामेंटल देखिए। इसमें है कि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है कि किस इंडस्ट्री में हमारा कैपिटल इनफ्लोज ज़्यादा है और किस इंडस्ट्रीज में हमारा कैपिटल आउटफ्लोज ज़्यादा है, अकॉर्डिंगली वी विल गो एंड इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इन एवरी एस्पेक्ट जो है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगेन लेट मी समराइज दिस सेशन बाय सेइंग बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज़ अ balance sheet of your economy. So total capital inflows and total capital outflows towards your economy, and when your official reserves were unable to meet out your current account deficit, in that case we say that there is a BOP crisis. Even your capital account doesn't meet out that situation. In next session I will be dealing with monetary transmission, and at the same time kindly subscribe and like and put the bell icon. At the same time you can ask any further related questions, suggestions are cordially invited, and then and only you can extract the best out of me. And till that, thanks. And again my message is that by no matter, in 2024 we have to make India a prosperous nation in terms of and in every aspect, and definitely we will be going to achieve a 5 trillion economy. There is no doubt in that. Thank you. Have a nice day.